नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब बड़े स्तर पर पहुंच गया है। जो युद्ध शुरुआत में कहा जा रहा था कि 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगा, अब वो एक लंबा खिंचता जा रहा है। जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, शायद अमेरिका और इजराइल ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और यही कारण है कि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा। क्या इस युद्ध का आर्थिक असर पड़ रहा है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, बाजार पर, सोने चांदी पर, तमाम चीजों पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ अनिल राय जी जुड़ रहे हैं। वित्तीय विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर आप उनको सुनते हैं और दास स्वतंत्र पर भी कभी कभी हमारे अनुरोध पर आते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, युद्ध तो अब लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने बड़े जोरदार तरीके से रिटेलिएट पहले दिन के बाद से किया। जब खामेनेई साहब की मौत हो गई, उसके बाद लगा था कि ईरान झुक जाएगा, दब जाएगा, लेकिन ईरान ने उससे बड़ी ताकत से रिटेलिएट किया है। तो अब किस तरीके जी, का अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थितियों पर असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, लंबा खींचने पर थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर हो सकती है अर्थव्यवस्था पर। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि ईरान अमेरिका के प्रति जो है एक पॉजिटिव स्टैंस बनाए हुए है। और जहां तक लग रहा था, अभी एक न्यूज आई थी कि भाई वो इंडियन जो ऑयल के जो टैंकर्स हैं उनको वो अलाउ कर रहा है कि नहीं, आप निकल जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। चाइना और इंडिया को उसने अलाउ किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास रशिया से भी सप्लाई की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि चिंता केवल ऑयल की है हमारे पास। ईरान से हमारे और कोई विशेष चिंता की बात नहीं, चिंता केवल ऑयल की है। और ऑयल के रेट देखिए बढ़ भी गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। यूएस ऑयल अभी 91 के ऊपर पहुंच गया है। मैं यूएस WTI की बात कर रहा हूँ। क्रूड तो 95 के ऊपर पहुंच चुका है, जो ब्रेंट क्रूड होता है। हम्म। तो ये जो सिनेरियो है इसमें कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो अवश्य होगी, लेकिन अभी फिलहाल 1 महीने का रिजर्व गवर्नमेंट के पास भी है। और दूसरी तरफ से हमारे पास सप्लाई भी जो है वो बनी हुई है। सप्लाई हमारी हमारी रेस्ट्रेंट नहीं हुई है। उधर से वेनेजुएला की तरफ से जो ऑयल है वहां पे वहां से इंफॉर्मेशन है कि भाई वो जो कंपनियां हैं वो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो खुद बेयर करके हमको एक सही रेट में माल देने को तैयार है, ऑयल देने को तैयार है। इधर रशिया से हाँ, लेकिन अब पहले वाले दाम पे हो सकता है ना मिले, थोड़ा सा जरूर उसमें प्रीमियम आ गया है। लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं है कि एकदम से हमारी सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हो गई या एकदम से बंद हो गई। तो वो चीजें हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर ये लंबा खींचा, 1 महीने से अगर लंबा खींचेगा तब असर दिखना शुरू होगा। लेकिन 1 महीने तक बाजार जो है वो मान के चल रहा है कि एक आध महीने के अंदर में ये सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन अनिल जी, गैस के दाम, एलपीजी गैस के दाम आधी रात से कल बढ़ गए। और तेल के दाम, अब $100 की बात की जा रही थी कि अगर $100 तक पहुंचता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 95 तक हो गया है। और अब तो कतर के मंत्री ने कल ये कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो $150 तक पहुंच सकता है। तो स्थितियां तो एकदम। आगे खतरनाक दिखाई दे रही हैं हमारे लिए भी। अगर ये चलती रही, मैंने कहा ना, अगर ये महीने भर से लंबा चला तब तो देखिए बड़ी गिरावट की भी संभावना है, और मार्केट बहुत तेजी से गिर भी चुका है। हम्म। मार्केट में अपने समझ लीजिए 26,300 के हाई से 24,400, तो लगभग 2,000 पॉइंट हम मान के चलें कि वहां से हम गिर चुके हैं अपनी ऊंचाई से। और बहुत शार्प गिरावट आई है, बहुत तेज गिरावट आई है। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति यह है कि टेक्निकल लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल है। टेक्निकली बता रहा हूं मैं, जी। ये कोई इकोनॉमिक नहीं है। चार्ट के हिसाब से जो टेक्निकल लेवल है वो लगभग 24,400 का एक सपोर्ट है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की। अब उसमें दो तीन चीजें हैं कि अगर ये लड़ाई 1 महीने से लंबी खींचती है तो फिर जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके लिए अभी सलाह यही है कि आप इस गिरावट में, ऐसा ना हो कि इस गिरावट में आप तुरंत खरीदारी कर लें। थोड़ा सा भी रुकें, मामले को सुलझ जाने दें, शांत हो जाने दें, तब फिर खरीदारी के लिए सोचें। जो नए निवेशक हैं या जिन लोगों को नया निवेश करना है, आनन फानन में तुरंत डिसीजन न लें कि बस अभी गिरावट आई है तो खरीद लें। या एक आध दिन के उछाल के मौके दिखेंगे बीच बीच में तो उसमें जोश में आके ना खरीद लें। बहुत सावधान रह करके, सतर्क रह करके मार्केट में निवेश करें। और बाजार की स्थिति, क्योंकि बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि युद्ध, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि युद्ध में शुरुआत में 3-4 दिन जो है बाजार थोड़ा रिएक्ट तेजी से करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को रिकवर करना शुरू करता है। लेकिन अनिल जी, अभी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। 8-9 दिन युद्ध के हो गए हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अभी वैसी स्थिति नहीं नजर आ रही है।
ये देखिए, ये बाजार की खासियत है कि बाजार एक ही न्यूज पर ना बार बार ओवर रिएक्ट नहीं करता है। हम्म। तो जैसे देखिए, अगर आपको याद हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो बाजार ने एक रिएक्ट किया था, लेकिन उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक जब चलने लगा तो फिर बाजार उसको भूल गया। हम्म। तो बाजार उसको पचा ले जाता है, और इंडियन मार्केट अभी जो है वो थोड़ा सा रिजिलियंट हो गया है। हम्म। पहले वाली स्थिति रह नहीं गई है। क्योंकि अगर आप देखें ना विक्रांत जी, तो हर महीने एसआईपी के रूप में हाँ। बहुत बड़ा अमाउंट जो है रिटेल का जा रहा है डीआईआईज के पास। और हर गिरावट में जो डेटा देख रहे हैं कि अगर 5,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज कर रहा है, तो उसके मुकाबले 8,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज कर रहा है। उधर जब वो 7,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं तो 12,000 करोड़ की बाइंग डीआईआई कर रहा है। तो ये जो बाइंग लगातार बन रही है, वो मार्केट को एक सपोर्ट दे रही है और आगे भी देती रहेगी, क्योंकि एसआईपी बंद नहीं हो रही है। देखिए, चिंता की बात तब होगी जब बाजार में पैसा आना बंद हो जाता है। हम्म। और हमारा बाजार इस समय जो डायनामिक्स है वो बता रहा हूं कि मार्केट का डायनामिक्स अब इसलिए बदल गया है कि अब एफआईआई से ज्यादा पैसा डीआईआई डाल रहे हैं बाजार में। तो वो, वरना अभी तक बाजार बहुत गिर गया होता। हम्म। अगर ये केवल एफआईआई के बोलते टिका होता तो बाजार बहुत ज्यादा गिर गया होता। लेकिन हर महीने जो एसआईपी आ रही है, और एसआईपी बंद नहीं हो रही है, यहाँ का निवेशक जो है और इंडियन सैलरी या इंडियन इनकम पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। तो हर महीने सब लोगों की सैलरी आती है, हर महीने एसआईपी में उन्होंने फिक्स अमाउंट कर दिया, और वो हर महीने चला जाता है बाजार में। तो वो बाजार को संभाले हुए है। चिंता की बात तब होगी जब लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड रिडीम करने लगेंगे, वो एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन में आता है। हम्म। हम्म। जब वो होता है तो फिर जबरदस्त सेलिंग आती है कि अपने म्यूचुअल फंड बेचना या एसआईपी को फिर रिडीम करना शुरू करते हैं ना। तो वो फिर बाजार में एक डबल प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि एफआईआई तो बेच ही रहे हैं, साथ में डीआईआईज भी बेचने लगेंगे, उनको मजबूरी होगी, उनको इनका बेचना पड़ेगा। वो स्थिति अभी तक नहीं है जब तक हमारा रिटेल निवेशक, समझ लीजिए इस समय रिटेल ही ताकत है। हाँ। जब तक रिटेल निवेशक हमारा निश्चिंतता के साथ बैठा हुआ है, अपनी एसआईपी अपना म्यूचुअल फंड मेंटेन किए हुए, तब तक कोई घबराने की ज्यादा बात नहीं है। जिस दिन रिटेल में पैनिक आएगा ना, उस दिन दिक्कत ज्यादा होगी। अनिल जी, थोड़ा सा ये बड़ी आम धारणा होती थी, बड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाता था कि युद्ध की स्थिति हुई या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी तो सोने चांदी के रेट एकदम भागना शुरू कर देंगे। इस बार उस धारणा जी को भी थोड़ा गलत ठहराया कि उस तरीके से नई स्थितियां बनी जैसी युद्ध के दौरान कयास लगाए जाते थे। तो इसके पीछे क्या बड़े कारण नजर आते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण सीधा सा ये है कि बाजार हमेशा चीजों को 4-6 महीने पहले भांप लेता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से अब जो लोग सोच रहे थे या जो पूछ रहे थे कि सोने चांदी में अचानक पिछले कुछ महीनों में इतनी तेजी क्यों आई थी, वो इसीलिए आई थी कि लोगों को जो जो देखिए, कुछ लोग बाजार में हमेशा ऐसे होते हैं जिनको कह लीजिए कि प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है, एडवांस इंफॉर्मेशन रहती है, और वो बड़ी पोजीशन वही लोग बनाते हैं बाजार में। तो कहीं ना कहीं बाजार में वो पोजीशन पहले ही बन चुकी थी, इस चीज को पहले ही भांप करके उसके हिसाब से एक्शन ले लिया गया था, और एक लंबे मुनाफे का प्रॉफिट भी बुक कर लिया गया है उसमें। इस नाते अब वो जो बड़े ट्रेडर हैं, वो अब इसमें हाथ नहीं डाल रहे हैं। प्लस दूसरी चीज और एक आ रही है, अगर आप देखेंगे तो पिछले इस तरीके की बढ़ावट के बाद जो है चाइना में भी और बाकी जगहों पे भी जो है ना, जो फ्यूचर में या जो ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके प्रीमियम बढ़ा दिए गए हैं, हाँ। और थोड़ी हाँ। निगरानी सख्त कर दी गई है कि जो स्पेकुलेशन होता था वो अब पहले जैसा नहीं रह रहा है। तो वो भी एक कारण है कि वो रातों रात रेट नहीं भाग रहे हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो जो रातों रात भागने की हैबिट थी वो स्पेकुलेशन की वजह से थी। उसमें देखिए, जेन्युइन डिमांड से इतनी तेज मूव आता नहीं है। तो वो स्पेकुलेशन पे चाइना ने भी कंट्रोल कर रखा है। इंडियन गवर्नमेंट भी वॉच कर रही है कि भाई ज्यादा स्पेकुलेशन ना हो सोने चांदी के प्राइसेस में। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से वो पहले वाली स्पीड नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो सोना धीरे धीरे ना, अब जहां पर है वहीं पर एक कंसोलिडेट करके और थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है। 5,000 के ऊपर ही टिका हुआ, 5,171 का मेरे ख्याल से भी रेट चल रहा है। तो वो जो है उसी के ऊपर बना हुआ है। अनिल जी, दुबई तो बड़ा एक्सपोर्टर भी है सोने का। दुबई में कल इस तरह की खबरें कल परसों से आई कि वहां पर डिस्काउंट शुरू हो गया है, क्योंकि वो अपने सोने को वो बाकी दूसरे देशों में भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि एयर ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित है। इस तरह की खबरें आई कि जी वहां पर 30, 35, 40% प्रति ऑन्स का डिस्काउंट दे करके वहां पर बेचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोने का भंडारण, उसे रखना, उसका बीमा, इंश्योरेंस, तमाम चीजें वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो दुबई में तो जी सेल लगनी शुरू हो गई है। जी देखिए, इसका असर देखिए, अब कोई भी देश उस सस्ते सोने को अपने देश में बिना टैक्स के तो आने नहीं देगा। हाँ। ये सब चीजें होती हैं कि ये कहीं ना कहीं देखें कि इलीगल
मूव इलीगल जो है, जिसको आप टेक्निकल भाषा में इसको स्मगलिंग कहा जाता है, उसको बढ़ावा देती हैं। क्योंकि जो इस तरीके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जरूर वहां से तो खरीदेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई बिना टैक्स, क्योंकि टैक्स दे के लाएंगे तो बात बराबर हो जाएगी, हाँ। कोई फायदा मिलेगा नहीं उनको। तो वो उसको इन सब चीजों पर गतिविधि जरूर बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। और जो ऐसे लोग होते हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। या तो वो टैक्स हेवन कंट्रीज के रूट के थ्रू रूट होकर के आएंगी, बट वो जरूर कहीं ना कहीं वहां पे एकदम एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वो लेकर के लोग अगर डायरेक्ट नहीं ला सके तो उसको वो रूट करके ले आएंगे 10 तरीके से, घुमा घुमा करके। वो सब चीजें होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एजेंसियों की नजर होगी इन सब चीजों पर। विक्रांत जी, एक बड़ी पॉजिटिव चेंज हमारे इंडियन मार्केट में हुई है कि जो सोने और चांदी का जो अपने देश में जो भाव तय होता था पहले, वो न्यूयॉर्क कॉमेक्स के रेट से और या लंदन के रेट से, फिर उसको हम कन्वर्ट करते थे इंडियन रुपी में, और फिर उसके कई चीजें टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके डिसाइड होता था। लेकिन अब ये चीज डिसाइड हो गया है कि नहीं, अब जो हमारे यहाँ इंडियन एमसीएक्स में, इंडिया के एमसीएक्स में जो है, जो हाँ। कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें जो रेट होगा वहीं से उसको अब कैलकुलेट करना होगा, तो बड़ा सुविधाजनक और आसान हो गया है। तो अब हमें अपने देश में केवल एमसीएक्स प्राइस को देखना है, जो कि इंडियन रुपीज में ऑलरेडी होती है, और हाँ। उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके रेट डिसाइड होंगे। हम्म। तो वहां अगर हम प्राइस देखें ना, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में धीरे धीरे एक बाइंग थोड़ी बहुत होती हुई दिख भी रही है हमें एमसीएक्स पर। हाँ। और ये देखिए, सोना तो कायदे से देखिए निवेश के लिए है। हाँ। सोना में निवेश की धातु है, और ये निवेश ही होना चाहिए इसमें। किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन जो है वो निवेशकों के लिए नुकसानदायक होता है। हम्म। सट्टेबाजी जो होती है, और बीच में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ी कम हो जाए तो वो डेफिनेटली देखिए लंबे अवधि के लिए वो फायदेमंद होता है। तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो दुबई में जो हो रहा है उसका फायदा डायरेक्टली इस इंडियन मार्केट में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि सीधा हाँ। कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट कुछ एक इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। बट वो अब गवर्नमेंट के कंसर्न में है कि उस किस तरीके से उस पर ध्यान रखेंगे। अ, अनिल जी, जो सोने और चांदी को लेकर के इस साल का जो कहा गया था, जैसे जेफरीज और जेपी मॉर्गन ने जो 6300 6600 का टारगेट दिया था कि साल के अंत तक हो सकता है, अब ये जो युद्ध की स्थिति बनी है, इसके बाद क्या उन सब में कोई परिवर्तन होते हुए दिखाई देता है? देखिए, सोने और चांदी में ये जो एक इनहेरेंट डिमांड बनी हुई है ना विक्रांत जी, वो आगे भी बनी रहेगी। हम्म। ये सोना, स्पेशली सोने की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, चांदी तो, चांदी का काम तो इंडस्ट्रियल डिमांड में, इंडस्ट्रियल में यूज हाँ। हो गया है, और अ, उसकी भी देखिए सीधी सी बात है, पहले सोने की बात करूंगा फिर चांदी की बात जी। करूंगा। जी। जी। सोने में अभी अब ये जितनी ये चीजें उठापटक हो रही हैं, हाँ। तो यहाँ पर जो देश हैं वो अपने रिजर्व को सोने में ही रखना पसंद करेंगे। अब किसी दूसरे देश की करेंसी में रिजर्व को रखना वो सुरक्षित नहीं मानेंगे। तो जब जब रेट थोड़े ठंडे होंगे, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी बाइंग कंसिस्टेंटली बनी रहेगी। हम्म। बहुत हाई लेवल पे रोक देते हैं वो अपनी बाइंग, और जब रेट थोड़ा सा नॉर्मल आता है तो फिर वहां पे उनकी बाइंग शुरू हो जाती है। प्लस इसके अलावा अब और फैक्टर क्या आ गए हैं कि अब देखिए रिटेल निवेशक भी जागरूक हो गया है सोने में निवेश को लेकर के पिछले 1 डेढ़ साल में। हम्म। तो जैसे एसआईपी स्टॉक मार्केट में हो रही है ना, वैसे ईटीएफ के फॉर्म में हर महीने लोग अब सोने में एसआईपी की तरह से उसको खरीदना शुरू कर चुके हैं। इवन सोने के गोल्ड फंड बन गए हैं, और अभी तो मैंने देख रहा था कि सोने के क्रिप्टो के टोकन्स भी बन गए हैं। तो अब वो कंपनियां भी सोने का स्टोर अपने यहाँ रखना शुरू कर दे रही है, उसके अगेंस्ट में क्रिप्टो के टोकन निकाल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी फिजिकल डिमांड को बनाए रखेंगी, आगे और हो सकता है बढ़ती हुई दिखे। तो कुल मिला के दिख रही रहा है कि ये धीरे धीरे इसकी जो है रेट है, जो उसके भाव है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सप्लाई तो आपको पता है बहुत लिमिटेड है, हाँ, बहुत बिल्कुल। थोड़ी सप्लाई है। हाँ। ठीक है। और ये जो है मुझे लग रहा है कि इसके रेट जो है, जो टारगेट है, जैसे इस साल का मैंने और भी जगहों पे मेरा अंदाजा, जो मैंने अपना अनुमान लगाया था कि लगभग 2 लाख का इस साल के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए, और आने वाले समय में 5 लाख का इसका एक टारगेट है ही है। चांदी को लेकर के बात करें तो चांदी में देखिए, इसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो ईवीज में थी, अ, हम्म। उसके जो सोलर पैनल्स में थी। लेकिन सोलर पैनल में क्या हुआ है कि सोलर पैनल में अब चूंकि चांदी महंगी हो गई है, तो चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में भी बनती है थोड़ी बहुत। तो इन लोगों ने अब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दिया है। कॉपर का सब्स्टिट्यूट है, कॉपर के ऊपर चांदी की कोटिंग करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं ताकि उनको सस्ता बन जाए। हम्म। लेकिन इसकी एक बहुत तगड़ी डिमांड शुरू हुई है, और वो वहां उसको रिप्लेस अभी कोई नहीं करेगा, वो है एआई में। हम्म। क्योंकि एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, चूंकि एआई की जो स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर चांदी इस रेट में भी वो है चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है।
ठीक है। तो उस नाते अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एआई जिस स्पीड से फैल रहा है, तो और डेटा सेंटर वगैरह जिस स्पीड से फैलेंगे, तो चांदी की जो एक कंसिस्टेंट डिमांड जो है, इनहेरेंट डिमांड बन चुकी है और वो आगे भी बनी रहेगी। हालांकि चांदी की सप्लाई सोने की जैसे लिमिटेड नहीं है, चांदी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो उसमें मुझे जो दिख रहा है कि फ्लक्चुएशंस आएंगे। हम्म। अभी जैसे बीच बीच में थोड़े से भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है बोल करके आपको शार्प मूव नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत ढीला होगा तो फिर ये एक बार फ्लक्चुएशन आपको शार्प दिखाई देंगे, लेकिन लंबे समय में ये भी यहां से ऊपर ही जाता दिखाई देगा। एक चीज और अनिल जी, जो आपने अभी बात की सेंट्रल बैंक्स की, जनवरी का जो आया डाटा उसमें ये कहा गया कि करीब सेंट्रल बैंक्स की जो खरीद है वो पिछले बीते 2-3 सालों की जनवरी के मुकाबले बहुत कम हो गई है, 5 टन के करीब टोटल रही। तो क्या ये उसी कारण था कि जनवरी में हमने बहुत महंगा पीक भी होते हुए देखा था, या ये किसी तरह की देखिए चिंता की भी बात है? देखिए डॉलर डी डॉलरेशन वाली जो कहानी है ना, और जो सोने की खरीद की कहानी है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी 2021-2022 से शुरू हो गई थी। हाँ। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट वही समय है, मैंने पहले भी एक जगह बताया था कि एग्जैक्ट वही समय है जब रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया गया था। हाँ। स्विफ्ट जो टेक्निक है जिसमें कि भाई आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आप उससे उस सिस्टम से उनको बाहर कर दिया गया था। और कहिए कि एक तरीके से डी डॉलराइजेशन वाला जो नारा है वो रशिया ने शुरुआत की थी ब्रिक्स के साथ मिलकर के, और वही चीज फैलती चली गई। तो 2022 में अगर आप देखें रेट काफी कम थे उस समय, और वहीं पर जो सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के खरीदारी कर ली थी। और पिछले साल की डेटा है 2025 में, इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 21% अपने यूएस बॉन्ड सेल किए थे, और फिर सोने में उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया था। अब चूंकि रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इस रेट पर देखिए वो बढ़े, वो ट्रेडर तो है नहीं, उनको तो हाँ। बहुत लंबे समय के लिए रखना है। हाँ। तो वो डेफिनेटली अब यहाँ पर अपनी बाइंग जरूर कम कर देंगे, और वेट करेंगे कि जब थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होके एक रेंज में आ जाए, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, तो फिर वहां पर फिर वो आगे इसमें और खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वो अनिल तो जी। ये तो नॉर्मल हाँ। प्रक्रिया है कि जब इतने रेट बढ़ जाएंगे तो देखिए बैंक कोई हाँ। ट्रेडर तो है नहीं, तो हाँ। आज खरीदा कल हाई पे बेच दिया, वो फिर कम कर देंगे अपनी खरीदारी। अनिल जी, मेरा अंतिम सवाल कि हम ट्रेडर्स की तो बात नहीं करते, लेकिन आम निवेशक, छोटे निवेशक जो इस समय बड़े परेशान हैं कि ना उनको बाजार में कोई उम्मीद नजर आ रही है, ना सोने और चांदी में उस तरीके की उम्मीद नजर आ रही है, तो इस समय छोटे और आम निवेशक क्या करना चाहिए? हालांकि मैं हर एक आदमी को अपने व्यक्तिगत एडवाइस तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन एक सामान्य अगर सुझाव देना चाहें तो क्या करें इस समय जब चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है कि युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और बाजार भी लाल है, सोना चांदी भी लाल है? आखिर क्या करे आदमी, बहुत चिंतित, उस चिंता से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है? देखिए इसमें तीन बातें मैं कहूंगा। जी। तीन तरीके के निवेशक इस समय होंगे। एक वो निवेशक जिन्होंने बहुत पहले से निवेश किया हुआ है, ठीक हाँ। है, तो उनका पोर्टफोलियो आज की डेट में ग्रीन में होगा। हाँ। अगर उनकी अवधि, और मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जिनकी एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, तो हाँ। उनको अब तक थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखिए लंबी अवधि की निवेश का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी प्रॉफिट बुक ही ना करें, हाँ। प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, क्योंकि पैसा जब आप घर में ले आएंगे तभी वो आपके कैपिटल में जुड़ेगा। बाकी तो वो बस वहां एक नंबर है, दिखता हुआ नंबर है, वो घटता बढ़ता रहेगा। जब आप उसको बेच के ले आएंगे तब वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो समय पर ये बुक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरे निवेशक वो होंगे जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले खरीदारी की है, ठीक है, तो बड़े जब ऊंचाई पे था तो शायद वहां खरीदारी कर ली होगी, तो उनके लिए यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही शेयरों में बैठे हुए हैं तो इस गिरावट में आप उसमें और अच्छे शेयरों में खरीदारी करके रखिए। ये मौके हैं, उससे आपको आने वाले समय में भविष्य में जब बाजार उठेगा तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी होगी जिसने नया निवेश करने का सोचना है कि अभी पैसा तो है लेकिन मैं खरीदूं कि ना खरीदूं। हाँ। उनके लिए सुझाव यह है कि आप थोड़ा सा अभी पेशेंस रखें, तुरंत ना कूदें इसमें, जो कैश है उसको बचा करके रखें। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा जो बनता है ना विक्रांत जी, वो जी। क्रैशेस में ही ज्यादा बनता है। हाँ। क्योंकि इस समय आपको अच्छे अच्छे शेयर, बढ़िया बढ़िया शेयर भी जो है बड़े सस्ते भाव में मिलते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट खराब है। ठीक हाँ। है, कंपनियों के काम धंधे तो बंद हो गए नहीं इंडिया में, हाँ। लेकिन सडनली जो एक प्राइस में एक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, वो एक काफी हद तक करेक्शन हो जाता है। तो आपको मौके मिलते हैं। तो ऐसे समय में एक सिंपल सा सुझाव है, आप देखें कि इस समय गिरते बाजार में कौन सी कंपनियां हैं जिनमें गिरावट या तो हो नहीं रही है या बहुत कम हो रही है। इसका मतलब वो कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं,
आज के दौर में, और उन कंपनियों को चुन करके उसमें निवेश थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं अपना। आपको आने वाले समय में जब बाजार उभरेगा तो सबसे पहले वही कंपनियां आप भागेंगी सबसे ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट फॉर्मूला मैंने लोगों दर्शकों को आपके बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, और दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि बहुत वोलेटाइल समय है, बहुत सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।